हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। आज का जो हमारा डीप डाइव है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कभी सोचा है कि एक चमकदार सॉलिड स्टील का ब्रिज वक्त के साथ धीरे धीरे डिसॉल्व होकर ब्राउन रस्ट में कैसे बदल जाता है? हाँ, या फिर वो फ्रेशली कटा हुआ एप्पल जो हवा लगती तुरंत ब्राउन क्यों होने लगता है। ये सब चीजें हम रोज देखते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हमारा फोकस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पर है। हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए डेफिनेशंस नहीं रटने वाले हैं। हम यूनिवर्स के उस हिडन कोड को क्रैक करेंगे जो इन सभी बदलावों को कंट्रोल करता है। सही कहा, क्योंकि देखो जेई और नीट में स्ट्रेट सवाल नहीं आते हैं, वहां डायरेक्टली मैकेनिज्म्स टेस्ट होते हैं। तो आज हम टेस्ट ट्यूब के अंदर जूम इन करके एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स का पूरा खेल समझेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, केमिकल रिएक्शंस को समझना दरअसल यूनिवर्स की फंडामेंटल लैंग्वेज को समझना है। आमतौर पर जब रूम टेम्परेचर पर मिल्क बाहर छूट जाता है और वो सावर हो जाता है, या ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है, ये सब कोई रैंडम इवेंट्स नहीं है। बिल्कुल नहीं, इनके पीछे डेफिनेटली कुछ साइंस है। हाँ, इनके पीछे थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रॉन रीअरेंजमेंट एक्चुअली काम कर रहा है। जब भी किसी मैटर की इनिशियल आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनता है, तो वहां केमिकल रिएक्शन होती है। मतलब पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे मॉलिक्यूल्स एक लोअर या ज्यादा स्टेबल एनर्जी स्टेट में आ सके, है ना? एग्जैक्टली। नए बॉन्ड्स इसलिए बनते हैं ताकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। लेकिन मुझे एक डाउट आता है, और बच्चों को भी आता होगा। हम मॉलिक्यूल्स को अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते। हाँ, वो तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। राइट, तो मतलब लैब में या रियल वर्ल्ड में हमें कैसे एब्सोल्यूट सर्टेनिटी मिलती है कि सच में कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? सिर्फ कोई फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक क्रूशल डिस्टिंक्शन है ये। सिर्फ स्टेट बदलना प्रूफ नहीं है। जैसे पानी का उबलना स्टेट चेंज है, पर वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। केमिकल रिएक्शन को कंफर्म करने के लिए हमारे पास 4 मेजर मैक्रोस्कोपिक इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, 4 इंडिकेटर्स कौन कौन से? इनमें से अगर कुछ हो रहा है परमानेंटली, तभी हम उसे केमिकल चेंज मानते हैं। ये इंडिकेटर्स हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। दूसरा, चेंज इन कलर। ओके, स्टेट और कलर चेंज। तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे मैग्नीशियम रिबन का कंबशन एक बहुत ही क्लासिक इलस्ट्रेशन है इसका। हाँ, मैंने लैब में देखा है। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते तो वो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। बिल्कुल, और जलने के बाद एक नया वाइट पाउडर बन जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यहाँ कलर और स्टेट दोनों चेंज हुए। राइट, पर यहाँ एक डीपर सवाल है। तो फ्लेम इतनी ब्राइट क्यों होती है? सिर्फ जली तो रहा है ना, इतनी इंटेंस एनर्जी अचानक कहाँ से आई? बस वहीं थर्मोडायनामिक्स का मेन रोल आता है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग थे, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी काफी ज्यादा थी। ओके। पर जब उन्होंने आपस में केमिकल बॉन्ड बनाया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर एनर्जेटिकली बहुत स्टेबल था। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची, वो हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज हो गई। ओह वाह, यही वजह है उस डैजलिंग व्हाइट फ्लेम की। एग्जैक्टली। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो अचानक से फ्लास्क गर्म हो जाता है। यानी चेंज इन टेम्परेचर हुआ यहाँ पर। हाँ, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगती है, यानी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। दोनों इंडिकेटर्स एक साथ दिख गए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इन रिएक्शंस को हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, पर जब इन्हें पेपर पर लिखना हो तो लंबा पैराग्राफ लिखना तो प्रैक्टिकल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्स में टाइम वैसे ही कम होता है। इसीलिए यहाँ केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आता है, एक मैथमेटिकल मॉडल की तरह, जहाँ रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट्स राइट हैंड साइड में होते हैं। जैसे Mg + O2 मिलकर MgO बनाते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अगर इस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, तो LHS में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं और RHS में सिर्फ एक। ओ हाँ, Mg + O2 gives MgO। एक ऑक्सीजन तो गायब हो गया। ये तो फिजिक्स के बेसिक रूल्स के खिलाफ लग रहा है। एग्जैक्टली। एक अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन सच में फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स को वायलेट करती है। हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जो कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सही।
जिसका सीधा अर्थ है कि रिएक्टेंट्स के टोटल एटम्स और प्रोडक्ट्स के टोटल एटम्स एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। थिंक ऑफ बैलेंसिंग एन इक्वेशन लाइक एन अकाउंटेंट बैलेंसिंग अ लेजर बुक। हाँ, ये बढ़िया एनालॉजी है। यूनिवर्स हर एक एटम का ऑडिट करता है। अगर रिएक्शन से पहले 2 ऑक्सीजन एटम्स थे और रिएक्शन के बाद सिर्फ एक बचा, इसका मतलब एक एटम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। और केमिस्ट्री में मास डिस्ट्रॉय करने का मतलब है आपने लॉज ऑफ फिजिक्स तोड़ दिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें कोएफिशिएंट्स यूज करके नंबर्स बराबर करने पड़ते हैं दोनों तरफ। ये यूनिवर्सल ऑडिट नॉन नेगोशिएबल है। एक देसी एग्जाम्पल से समझें तो जैसे तराजू के दोनों पल्लों पर वजन बराबर करना होता है ना, एकदम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाकर, वैसा ही है ये। बिल्कुल, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम कंपाउंड्स के इंटरनल फॉर्मूला या सबस्क्रिप्ट्स उनको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। I mean, H2O को बैलेंस करने के लिए हम उसे H2O2 नहीं बना सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, जिसका केमिकल नेचर पानी से बिल्कुल अलग है। हमें मॉलिक्यूल्स की टोटल क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है, जैसे 2H2O लिखकर। राइट। लेकिन एक मिनट, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इतना एब्सोल्यूट है, तो जब एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, I mean लॉग ऑफ वुड, जलता है, तो आखिर में सिर्फ थोड़ी सी ऐश या राख बच भी है। हाँ, ये काफी स्टूडेंट सोचते हैं। उसका मास तो ड्रास्टिकली कम हो गया ना, तो बचा हुआ मास कहाँ गया? या तो लॉ फेल होता हुआ दिख रहा है। ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है। देखो, वहां लॉ फेल नहीं हुआ, बल्कि हमारा ऑब्जर्वेशन ओपन सिस्टम में था। ओपन सिस्टम। हाँ, जब लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर गैस के फॉर्म में हवा में एस्केप कर जाते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। अगर हम उस पूरे कंबशन को एक कंप्लीटली क्लोज सिस्टम या सील्ड कंटेनर में करें, अच्छा, मतलब गैसेस बाहर ना जा सके। एग्जैक्टली, और उस स्मोक और गैस का वजन भी नापें, तो टोटल मास रिएक्शन से पहले और बाद में एग्जैक्टली सेम निकलेगा। ओह वाओ, यही कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो जेईई में काम आती है। और इक्वेशंस को कंप्लीट तभी माना जाता है जब उनमें फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन्ड हो। बिल्कुल, वो ब्रैकेट्स में लिखना बहुत जरूरी है। सॉलिड के लिए ब्रैकेट में S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और पानी में घुले हुए सॉल्यूशंस के लिए AQ यानी एक्वस। सही कहा। बच्चों, नीट और जेईई के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अक्सर 4 ऑप्शंस होते हैं, जहां सिर्फ ब्रैकेट्स के अंदर के फिजिकल स्टेट्स अलग होते हैं। एक गलत स्टेट मार्क करने से पूरा आंसर नेगेटिव में चला जाता है। और उसके साथ एरो के ऊपर स्पेसिफिक कंडीशंस भी लिखी जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट। हाँ, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस किए बिना रिएक्शंस आसानी से शुरू ही नहीं होती। अब जब हमने यूनिवर्स के अकाउंटिंग सिस्टम को समझ लिया है, तो उन पैटर्न्स पर आते हैं जिनसे ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। राइट। अब जब हम केमिकल इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख गए हैं, तो देखते हैं कि ये रिएक्टेंट्स आपस में बर्ताव कैसे करते हैं। ये रीअरेंजमेंट 4 मेन तरीकों से होता है। बिल्कुल। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से सिंपल लगता है कि 2 चीजें जोड़ रही हैं, पर थर्मोडायनामिक लेवल पर यहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जब 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस आपस में बॉन्ड बनाकर एक सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्विकलाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डाला जाता है, हाँ, वो दीवारों पर पेंट करने के लिए यूज होता था पहले। सही, तो वो वायलेंटली रिएक्ट करके स्लैग्ड लाइम बनाता है। इस रिएक्शन के पीछे का ड्राइविंग फोर्स स्टेबिलिटी है। नया प्रोडक्ट पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल स्टेट में आ जाता है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस स्टेबिलिटी को अचीव करने के चक्कर में बीकर इतना गर्म हो जाता है कि उसमें उबाल आने लगता है। हाँ, मैसिव हीट निकलती है। ऐसी रिएक्शंस जहां प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट रिलीज होती है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ये सिर्फ लैब में नहीं होता है, हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, वो भी एक क्लासिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बिल्कुल। जो ग्लूकोज हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी हमें जिंदा रखती है। एग्जैक्टली। तो कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक का ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। नए बॉन्ड्स बनने से एनर्जी आमतौर पर रिलीज ही होती है। लेकिन चलिए इसके ठीक ऑपोजिट सिनेरियो को देखते हैं। Here's where it gets really interesting. अगर जुड़ना कॉम्बिनेशन है, तो इसका ऑपोजिट हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सही। यहाँ एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट्स बनाता है। पर क्योंकि हम एक
परफेक्टली स्टेबल चीज को तोड़ रहे हैं, आई मीन जैसे किसी स्ट्रांग दीवार को तोड़ना हो, तो हमें लगातार अपनी तरफ से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, है ना? और वही तो इसकी कोर आइडेंटिटी है। इन रिएक्शंस में एग्जिस्टिंग केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए बाहर से हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ओ, इसलिए डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस ऑलमोस्ट हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एग्जैक्टली। एक लैब एग्जाम्पल देखते हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। इनका ओरिजिनल कलर पेल ग्रीन होता है क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब इन क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो पहले वो वाटर इवेपोरेट होता है और कलर चेंज होता है। हाँ, और ज्यादा हीट करने पर वो सॉलिड फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकलते हैं, जिनकी स्मेल बिल्कुल जलते हुए सल्फर जैसी होती है, काफी स्ट्रॉन्ग। ये एक थर्मल डीकॉम्पोजिशन का सॉलिड एग्जाम्पल है जहां हीट एज एन एनर्जी सोर्स यूज हुई। सही कहा। एक और फॉर्म है फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन, जहां सनलाइट एनर्जी सोर्स का काम करती है, जैसे सिल्वर क्लोराइड। जहां सिल्वर क्लोराइड जो शुरू में एक ब्राइट व्हाइट पाउडर होता है, ओके। अगर हम उसे डायरेक्टली धूप में रख दें तो लाइट के फोटॉन्स उसके बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, सिल्वर मेटल अलग हो जाता है जिसका कलर ग्रे होता है और क्लोरीन गैस हवा में उड़ जाती है। बच्चों को ये नोट करना चाहिए कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड वाला ये स्पेसिफिक फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का फाउंडेशन था। फोटोग्राफिक फिल्म पर लाइट पड़ते ही सिल्वर प्रेसिपिटेट हो जाता था और इमेज कैप्चर हो जाती थी। बिल्कुल। और एक तीसरा तरीका इलेक्ट्रोलिसिस है, जहां इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हम पानी को वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में तोड़ सकते हैं। ओके, तो जुड़ना और टूटना पूरी तरह से एनर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन रिएक्शंस की एक और कैटेगरी है जो पावर और डोमिनेंस के रूल्स पर चलती है। हाँ, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिर्फ जुड़ना और तोड़ना ही नहीं, कभी-कभी एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह भी छीन लेते हैं, बिल्कुल क्लासरूम में अपनी मनपसंद सीट के लिए होने वाली लड़ाई की तरह। सही एनालॉजी है। इस रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड में से बाहर निकाल देता है। एग्जैक्टली। सो एनर्जी कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन को ड्राइव करती है, पर यहाँ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की जगह लेने के लिए प्रैक्टिकली लड़ रहे हैं। इसे हम रिएक्टिविटी बोलते हैं। पर ये रिएक्टिविटी आखिर है क्या? एक एलिमेंट दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव कैसे हो जाता है? ये पूरा खेल प्योरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स का है। जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बनने के लिए ज्यादा डेस्परेट होता है, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। जब हम आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन में डालते हैं, हाँ, वो एक्सपेरिमेंट, तो आयन का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कॉपर से ज्यादा होता है। आयन जबरदस्ती अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन्स को दे देता है। तो 20 मिनट बाद एक्चुअली होता क्या है? रिजल्ट ये होता है कि कॉपर आयन्स न्यूट्रल कॉपर मेटल बनकर नेल्स के ऊपर ब्राउन लेयर की तरह चिपक जाते हैं। और वो जो ओरिजिनल ब्लू सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट का, वो धीरे धीरे फेड होकर लाइट ग्रीन बन जाता है। क्योंकि अब वहां कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, वो आयन सल्फेट बन चुका है। आयन ने कॉपर को उसकी सीट से परमानेंटली डिस्प्लेस कर दिया। राइट। जिंक और लेड भी कॉपर के साथ सेम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कॉपर से ऊपर आते हैं। सही पकड़ा। ये तो हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर आयंस का बिहेवियर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब दो अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस को मिलाया जाता है, तो उनके आयंस आसानी से अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। इसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एकदम सही। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों के एक्वेस सॉल्यूशंस एकदम पानी की तरह क्लियर होते हैं, पर जैसे ही हम इन्हें मिलाते हैं, अचानक से एक सॉलिड व्हाइट सब्सटेंस बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं और टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर बैठ जाता है। पर ऐसा क्यों हुआ? अगर दोनों पहले से स्टेबल थे, तो उन्होंने अपने पार्टनर्स चेंज क्यों किए? वहीं पर लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का प्रिंसिपल काम करता है। जब बेरियम आयंस और सल्फेट आयंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनकी आपस में बनने वाली लैटिस एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है कि पानी के मॉलिक्यूल्स उन्हें अलग नहीं रख पाते। एग्जैक्टली। वो इंस्टेंटली एक सॉलिड क्रिस्टल बना लेते हैं और इस इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को केमिस्ट्री में प्रेसिपिटेट कहते हैं। ये कि 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहा है,
ये सबसे बड़ा क्लू है। ये एक विजुअल कंफर्मेशन होता है कि आयंस ने सक्सेसफुल एक्सचेंज कर लिया है। केमिस्ट्री के अंदर इन चारों को बैलेंस करना ही एग्जाम का मेन टारगेट होता है। चारों मतलब कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, लेकिन अगर इन सब के अंडरलाइंग मैकेनिज्म को देखा जाए तो आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिसे हम कंबाइन करके रीडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर द रियल वर्ल्ड? लैब में केमिकल्स मिलाना एक बात है, पर ये सब रिएक्शंस लैब से बाहर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे इफेक्ट करती हैं? बहुत डीप इम्पैक्ट है इसका। 10वीं क्लास की टेक्स्ट बुक्स तो कहती हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, लेकिन जेईई के लिए हमें इससे आगे बढ़ना होगा। असलियत में ये ऑक्सीजन का नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना? बिल्कुल। एक मॉडर्न साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद रखने का एक बढ़िया तरीका है OILRIG। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ओह, ऑयल रिग, ये काफी हैंडी है। जैसे जब कॉपर पाउडर को हीट किया जाता है तो वो ब्लैक कॉपर 2 ऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन को दे दिए। तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और मजेदार बात यह है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा कपल्स में घूमते हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे और वहां उसे गेन करने वाला कोई ना हो। अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कंपल्सरी होगा। जिसे इलेक्ट्रॉन मिलता है वो रिड्यूस होता है। सही। और जो सब्सटेंस दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के लिए मजबूर करता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ये टर्म अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसको सिंपल रखें बच्चों, जो खुद रिड्यूस होता है वही एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब इस कॉन्सेप्ट का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखिए। जब मेटल्स खुली हवा, मॉइस्चर यानी नमी और एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो एनवायरनमेंट उन मेटल से इलेक्ट्रॉन्स छीनने लगता है और इस स्लो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को हम करोजन कहते हैं। जैसे नए लोहे यानी आयरन की चमक होती है। नया आयरन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पर हवा और पानी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना देते हैं आयरन के सरफेस पर, और आयरन को ऑक्सीडाइज करके एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बना देते हैं, जिसे हम आम भाषा में रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। ये इतना पावरफुल प्रोसेस है कि इसकी वजह से कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स और मैसिव शिप्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाते हैं। दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इस कोरोजन से लड़ने में खर्च होते हैं। सिर्फ आयरन ही नहीं, सिल्वर यानी चांदी का हवा में मौजूद सल्फर के साथ रिएक्ट करके काला पड़ जाना या कॉपर के बर्तनों पर एक ग्रीन लेयर का बन जाना, ये सब कोरोजन के ही अलग अलग फॉर्म हैं, जहां एनवायरमेंटल गैसेस मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रही हैं। पर देखो, सिर्फ मेटल्स ही ऑक्सीडाइज नहीं होते, खाना भी तो ऑक्सीडाइज होता है, जिसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। चिप्स के पैकेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ, अक्सर शिकायत होती है लोगों की पैकेट आधा हवा से भरा है और कंपनी ने हमें ठग लिया। लेकिन क्या वो सच में नॉर्मल हवा होती है? अगर नॉर्मल ऑक्सीजन वाली हवा होती तो चिप्स में मौजूद फैट्स और ऑयल्स तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाते। वो फैट्स फ्री रेडिकल्स में ब्रेकडाउन होते और चिप्स बिल्कुल रैंसिड यानी खराब स्वाद और बुरी महक वाले हो जाते। वही तो, उन चिप्स को बचाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। हाँ, नाइट्रोजन गैस के दोनों एटम्स के बीच एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। हाँ, इतना स्ट्रांग है कि नॉर्मल कंडीशंस में वो किसी और चीज से रिएक्ट ही नहीं करता। एक तरह से वो नाइट्रोजन उन चिप्स पर एक इनविजिबल इनर्ट ब्लैंकेट बना देती है, ताकि ऑक्सीजन उन ऑयल्स तक पहुंचकर उन्हें ऑक्सीडाइज ना कर सके। ओह वाओ! तो अगली बार जब आप चिप्स का पैकेट खोलें तो उस हवा को देखकर गुस्सा होने के बजाय केमिस्ट्री को थैंक यू बोलना कि आपका खाना फ्रेश बचा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, आज हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस को सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सचेंजेस और थर्मोडायनामिक्स की डेप्थ में समझा। फटाफट एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने बैलेंसिंग इक्वेशंस देखा, हाँ, और फिर हमने देखा कि एटॉमिक लेवल पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लागू होता है। हमने एनर्जी के खेल यानी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को एनालाइज किया। फिर रिएक्टिविटी के बेसिस पर कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझा। साथ ही रीडॉक्स रिएक्शंस के प्रिंसिपल्स को देखा
और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जैसे करोजन और रैंसिडिटी को डिकोड किया। राइट। बच्चों ध्यान रखना, जेईई और नीट क्वालिफायर्स आम स्टूडेंट्स से अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सेप्शंस, फिजिकल स्टेट्स और रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को समझते हैं, सिर्फ फॉर्मूला नहीं रटते। आज का डीप डाइव यहीं कंक्लूड करते हैं। पर जाने से पहले एक थॉट एक्सपेरिमेंट में जरूर छोड़ना चाहूंगा। हमने ऑब्जर्व किया कि सिल्वर क्लोराइड को जब नॉर्मल धूप मिलती है तो वो चुपचाप बिना किसी आवाज के डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, हवा में ऑक्सीजन धीरे धीरे लोहे को डिसॉल्व कर रही है। ये सब प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहे हैं। जरा सोचिए बच्चों, हमारे आसपास की पूरी दुनिया, यहाँ तक कि हमारा अपना सेलुलर स्ट्रक्चर, क्या लगातार इस इनविजिबल ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन का शिकार हो रहा है? ये तो थोड़ा एग्जिस्टेंशियल हो गया। सही में, क्या हम साइंस और इंजीनियरिंग से इन थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस को हमेशा के लिए रोक सकते हैं, या फिर ये एंट्रोपी और ब्रेकडाउन नेचर का एक अपरिहार्य, एक एब्सोल्युटली इनएविटेबल रूल है जो बस चलता ही रहेगा? वाओ, एक ऐसी फिलोसॉफिकल केमिस्ट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री की बाउंड्स को पुश करती है। इस मैकेनिज्म पर जरूर सोचना। कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं अगली क्लास में। कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं अगली क्लास में।